अगला सवाल लेते हैं। आजकल वायनाड में प्रियंका गांधी अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। इसी बीच अनिल विज का एक बयान आया है कि गांधी परिवार ने किसी की सेवा की है क्या? या प्रियंका गांधी पे अनिल विज का एक बयान आया है। तो पहले अनिल विज बताए कि कभी उन्होंने सच बोला है क्या? वह तो बयान दिए थे, हम लोगों ने चलाया भी था कि वो बयान दिए थे कि अगली मुलाकात सीएम आवास में होगी, मैं ही सीएम बनूंगा। बन गए क्या? हाँ। उसके बाद कह रहे कि पार्टी चौकीदार भी बना देंगे। तो अरे तो कहीं जाके चंडीगढ़ में चौकीदारी कर लीजिए। तो देखिए, अनिल विज जैसे नेता की कोई बिसात नहीं है। देखिए, गांधी परिवार के पैरों के धूल के बराबर भी अनिल विज नहीं है। तो अनिल विज की तुलना गांधी परिवार से करना यह गलत है जगदीश जी, क्योंकि देखिए, गांधी परिवार ने इस देश के लिए अपनों को खोया है। गांधी परिवार ही है जो इस देश को इस स्थिति तक पहुंचाया था। और 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने जो बेचा खाया है, और यह जो कर्ज जिस देश पर लिया है, वह देश बनाया कांग्रेस ने है। अंधभक्तों ने नहीं बनाया, और अनिल विज ने नहीं बनाया, और मोदी जी ने नहीं बनाया, आरएसएस ने नहीं बनाया है, वह कांग्रेस ने बनाया है। अब मोदी 10 साल में क्या बनाए हैं वह बताएं। जो लाल किला है जगदीश जी, जो हमारे देश का धरोहर कहा जाता है, लाल किले पर 26 जनवरी और 15 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। उस लाल किले का देख रेख आप नहीं कर पाए। उस लाल किले को भी 99 साल के लिए लीज पर दे दिया, और आप किराया दे करके ले रहे हो। बताइए, जो किराया यह लोग देंगे, उस किराया का कई गुना क्या नाम वो कमाएगा। बताओ, उतना में तो ये लोग दिए नहीं है कि उसको, और खुद किराए पे ले रहे। तो ये इस देश की जो मौजूदा सरकार है जगदीश जी, यह विफल सरकार है। यह सरकार अपना भरोसा खो बैठी है, और नरेंद्र मोदी की बातों पर भरोसा विश्वास रहा नहीं। देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव हो चाहे झारखंड का चुनाव हो, आचार संहिता लगने के बाद आज नामांकन का आखिरी दिन भी हो गया। नरेंद्र मोदी नजर नहीं आ रहे हैं कहीं, आगे नजर देखेंगे भी नहीं, आप मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि बहुत गिने चुने इनके प्रोग्राम होंगे, इक्का दुक्का प्रोग्राम होंगे इनके, बहुत ज्यादा होंगे नहीं, क्योंकि जहां जाएंगे या वहां हरवा देंगे, और भी बाकी कई सीटों पर। यह सबको एहसास है। यह चुनाव बगैर नरेंद्र मोदी का हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कितना गुस्सा है लोगों के अंदर, यह दिखेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी आखिरी क्षण में जो खेल करने वाले हैं बैठ करके एक जगह बिना चेहरे आए हुए भी, वह दुर्भाग्यपूर्ण होगा। महाराष्ट्र में अगर इंडिया गठबंधन जीता चुनाव, 23 तारीख को परिणाम में दिखने लगे, 2 बजे के बाद यह परिणाम आने लगे कि अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तो चुनाव आयोग 23 तारीख को या 24 तारीख को उनको सर्टिफिकेट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इस पे नजर बनाए रखिए। अगर नहीं दे रहा है तो समझ जाइए राष्ट्रपति शासन लगाने की रास्ते साफ है जी। ठीक है ना, क्योंकि 26 तारीख को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। झारखंड में हर संभव प्रयास छेड़छाड़ की कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कितना कारगर साबित होगी यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो हेमंत सोरेन है और कल्पना सोरेन बड़ी एक्टिव हुई पड़ी है। हेमंत सोरेन के जो गवाह थे, प्रस्तावक जो कहते हैं, नामांकन के समय 3 प्रस्तावक होते हैं, उसमें से एक को भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में करने की कोशिश की, लेकिन तो विफल हो गया। अब देखना यह होगा कि आखिरी क्षण में क्या करती है। नहीं तो हेमंत सोरेन का वो भी पर्चा दाखिला भी कैंसिल हो जाएगा, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी दिक्कतें होगी। अगर हेमंत सोरेन के साथ छेड़छाड़ हुआ तो वहां के आदिवासी समाज उलट पड़ेंगे, तो बड़ी मुश्किलों में आ जाएगी भाजपा। तो भगवान न करे कि ऐसा हो। लेकिन नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र और झारखंड इनके लिए बहुत जरूरी है, एक ऑक्सीजन का कार्य करेगा। और अगर महाराष्ट्र झारखंड चला गया तो कुर्सी हिलने लगेगी। तब महाराष्ट्र झारखंड जाने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि जो नीतीश अभी टूटे हुए हैं वह जुड़ने लग जाए, और तब फिर क्या नाम है कि बड़ा खेल हो सकता है। तो इसके लिए इस पर नजरें बनी हुई हैं और निगाहें टिका करके रखनी जरूरी है। जी जगदीश जी, लेते हैं सर अगला सवाल महाराष्ट्र से।
जहां हो रहा था नामांकन वहां पहुंचे शरद पवार, क्यों डरे अजित पवार? जहां से अजीत पवार चुनाव लड़ रहे हैं जगदीश जी, वहीं से वहां शरद पवार की एनसीपी के प्रत्याशी हैं। उनके भतीजे ही हैं शरद पवार के, वो भी भतीजे हैं, वो भी भतीजा है। हाँ। मात्र शरद पवार के जाने से नामांकन में वहां एक फिजा बदल गई, हवा बदल गई। अजीत पवार को यह अब लगने लगा कि उनकी हार निश्चित है। पहले लोकसभा चुनाव में पत्नी हारी है, अब विधानसभा चुनाव में हुआ। इससे 2-3 संदेश है जगदीश जी। संदेश यह भी है, आप यह देखिए जगदीश जी, अगर यह चुनाव वह हार गए अजीत पवार, तो जो पार्टी लेकर के दादा बन रहे थे वो चूहा बनने लायक भी नहीं रहेंगे, और उनकी पार्टी में जो 2-4 लोग जीतेंगे वह भी पार्टी छोड़ करके चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अजीत पवार के राजनीतिक करियर को फुल स्टॉप लगाने का मतलब, जिस तरह से अजीत पवार के साथ कर रही है, जिस तरह उनको तोड़ रही है, ऐसा तो उसने किसी को भी नहीं तोड़ा, किसी को भी नहीं तोड़ा। अजीत पवार पार्टी तोड़ के आने के बाद में अजीत पवार ने बयान दिया था शरद पवार को लेकर कि बुढ़ा हो गया, घर में नहीं बैठ सकता क्या, हम लोगों को चांस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और कितने दिन राजनीति में रहेगा। यह बातें उन्होंने इस तरह का वर्ड का इस्तेमाल किया था। यह महाराष्ट्र की जनता को स्वीकार नहीं हुआ जगदीश जी, और 85 साल के उम्र में भी, ठीक है, उस वक्त तो 40 विधायकों को लेकर के आ गए यार, लेकिन वह 40 विधायक फिर जीत के भी आने चाहिए ना। वह जीत करके आते हुए नजर नहीं आ रही। यह नजर आ रहा है कि 3 से लेकर के 6 सीटों के अंदर वह सिमट जाएंगे और अजीत पवार विधायक नहीं बन पाएंगे। यह समीकरण बन रहे हैं। यह तो अब 23 तारीख को पता चलेगा, लेकिन भाजपा वह अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को निपटाना चाहती है, लेकिन एकनाथ शिंदे गले की हड्डी बन गए। एकनाथ शिंदे को नहीं हटा पा रही है, लेकिन अजीत पवार को निपटा ले पा रही है। अब अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के बड़ी नजदीक नजर आ रहे हैं, क्योंकि वह समझ गए हैं कि हम भी चुनाव हार सकते हैं, हमारी पार्टी का कोई आ नहीं सकता है। तो हमारे ऊपर जो 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोप थे, कम से कम उसको लेकर के मैं जेल तो न जाऊं। अब अपनी उस नीति पर आ गए हैं अजीत पवार। अजीत पवार अब रोते हुए भी स्टेजों पर नजर आ रहे हैं। तो लेकिन जो शरद पवार कह रहे हैं कि गद्दारों को मैं माफ नहीं करूंगा, यानी कि अजीत पवार को लेकर के बिल्कुल सख्त रवैया शरद पवार अपनाए हुए हैं। यही वजह है कि शरद पवार की हवाइयां उड़ी हुई। जी जगदीश। अगला सवाल महाराष्ट्र से ही है। चुनाव से पहले ही पर्दा उठ गया है, चुनाव आयोग कर क्या रहा है? देखिए जगदीश जी, इसका मतलब मैंने अपने 11 बजे के प्रोग्राम में भी इसका जिक्र किया था कि जो योगी आदित्यनाथ के पोस्टर के साथ, उनकी तस्वीर के साथ जो बटोगे तो कटोगे की जो बैनर पोस्टर लगे हैं, इस चीज को लेकर के अजीत पवार और एकनाथ शिंदे भी खुश नहीं है, नाखुश। और नरेंद्र मोदी प्रचार प्रसार में जा नहीं रहे। योगी के सहारे अब आरएसएस आकर के खड़ा हो गया है, जैसा कि आपके पहले सवाल के जवाब में भी मैंने कहा था। अब भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का यह आखिरी हथियार है। अब इस पर आरएसएस ने भी मुहर लगाया है, भाजपा भी नहीं, लेकिन एनडीए में इसको लेकर के विद्रोह है कि ऐसे हम नहीं कर सकते, क्योंकि एनडीए में जो घटक दल इनके हैं वह मुस्लिम वर्ग से ही उनका वोट है, छोटे दलितों से ही वोट है, ओबीसी से है, आदिवासी से है, तो इन सब से है। तो इन सबको बटोगे कटोगे में लपेट देंगे तो फिर वोट कौन देंगे जी? फिर वह कैसे जीतेंगे? तब तो भारतीय जनता पार्टी अपनी गणित बैठा रही है। यह चीज समझ आए। इस चीज की समझ नीतीश कुमार को भी हो गई थी, इसीलिए कल जेडीयू की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन जेडीयू की बैठक हुई नहीं, एनडीए की हुई,
क्योंकि उनके लोगों ने उन्हें धोखा दे दिया। सब उन्हीं को निकालने के लिए तत्पर है इस वक्त, और नीतीश कुमार के बस में उनकी पार्टी नहीं रह गई। महाराष्ट्र के अंदर भी यही खेल खेलने की तैयारी है जगदीश जी, लेकिन यह अभी तक तो विफल होता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले एक हफ्ते के अंदर पता चलेगा कि महाराष्ट्र की राजनीति किधर जा रही है। आज नामांकन का आखिरी तारीख है, आज नामांकन समाप्त हो गए। अब क्या नाम है कि जगदीश जी कुछ ही क्षण में हो जाएंगे, 5 बजे समाप्त हो जाएंगे नामांकन। 5 बजे के बाद कोई नामांकन नहीं कर पाएगा, फिर 2-3 दिन वो रहेगा, नामांकन वापस लेने की तिथि रहेगी। इस बीच देखना बड़ी दिलचस्प होगा कि क्या होता है। लेकिन एक चीज है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में उलझ सी तो गई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जी।